हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस टेक टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 4 से 6 अक्टूबर 4, 5 और 6 3 दिन का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, इसने 5 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मान्यता दी है। बाकी जो डॉल्फिन है ये नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी जल प्रणाली है। 3 नदियों की प्रणाली है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। उसके बाद से दूसरी नदी प्रणाली है कर्णफुली और सांगू। इस नदी प्रणालियों में निवास करती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने वर्ष 2010 में जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, मतलब जो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसके अलावा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, जिसकी चर्चा हम लोगों ने आपसे जब एनवायरमेंट की क्लासेस कर रहे थे उस टाइम पे की हुई थी, तो उसकी जो अनुसूची 1 है उसमें ये अत्यधिक लुप्त प्राय के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे IUCN की लिस्ट है, वैसे ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत लिस्ट है, जिसमें स्पीसीज के बारे में चर्चा की गई है जो संकटग्रस्त हैं, जो लुप्त होने वाली हैं या जिन पर संकट आने को है, या इस तरह से जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 विजेताओं में शामिल नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा होने लगी है और ये धीरे धीरे करके होती जाएगी। हम सारे आपको जो नोबेल प्राइज विनर हैं उनके नाम बताएंगे, उनका किस फील्ड में वर्क है ये बताएंगे, और वो कहाँ से हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शन जो है वो है मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव और मोर्टन मेल्डल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये मोर्टन मेल्डल जो है ये इस 3 वैज्ञानिकों की टीम में जो है वो शामिल नहीं है। इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान का। जो इनको दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके संश्लेषण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये क्वांटम डॉट्स जो हैं ये छोटे नैनो कण हैं और उनके गुण जो हैं इनके आकार से निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो इनको ये रसायन का नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दूं कि जो हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपको PDF के फॉर्म में भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं। ये PDFs की कोई कॉस्ट नहीं है, ये सारी PDF जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये PDFs आपको मिलेंगी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक, उसमें वो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये PDFs ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मनाए जा रहे 69वें वन्य जीव सप्ताह की थीम क्या है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ वीक है 69। ऑप्शन है वन्य जीव सुरक्षा सर्वोपरि, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण भविष्य की ओर एक कदम, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ये राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है 2 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में वन्यजीव सप्ताह मना रहा है, और जो है ये है सभी जीवित प्राणियों के लिए उनके अहिंसा और करुणा के सिद्धांत का पालन करने के लिए भी मनाया जाता है। ये इसके जो है मनाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटी जो है, ठीक है, उसने वनडे विश्व कप के लिए, वनडे का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए किस खिलाड़ी को ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये ICC ने वनडे विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को जो है वो घोषित किया हुआ है। ये विश्व कप जो है इस बार भारत में हो रहा है और इसका जो आयोजन होगा ये शुरुआत 5 अक्टूबर को जो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उस स्टेडियम में इसकी शुरुआत होनी है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो टीम भाग ले रही है उनके नाम है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी टीम के नाम लिखे हुए हैं। बाकी जो इसका आधिकारिक शुभंकर है जिसको आप लोग मस्कट भी बोलते हैं, तो मस्कट इसके 2 हैं, ब्लेज और टोंग। ठीक, जिसमें ब्लेज जो है एक महिला शुभंकर है,
फीमेल मस्कट है जो तेज गति से गेंदबाजी करती है और बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित कर देती है, मतलब ये बॉलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टोंक है ये मेल मस्कट है, ये क्या है, शांत स्वभाव का है और बल्लेबाजी का चैंपियन इसको बनाता है, उसका शांत स्वभाव। तो मस्कट दो है, ब्लेज और टोंक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 5 अक्टूबर को स्टार्ट होना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होना है, ये पूछा जाता है। इसका जो ओपनिंग मैच होगा वो किस किस के बीच में हो जाता है, कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी जो इसके रिजल्ट रहेंगे वो टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है? ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो ये आंसर मेरे हिसाब से सबको पता होगा। पश्मीना शॉल की चर्चा करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो बसोहली पश्मीना है ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, ये हाथ से काटा जाता है। ठीक है, हथकरघे जो आप लोगों ने देखे होंगे, किसी किसी को हो में भी ये लग्जरी हो जिसने हथकरघे देखे हो जो हाथ से चलाए जाते हैं। खटका भी इनको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल तो यूजुअली जब से मैकेनाइज्ड वे हो गया है तो ये हाथ की मशीनें नहीं मिलती हैं देखने को, बट पहले हर तरह का कपड़ा हाथ से ही बनाया जाता था, जिनको हथकरघा बोलते थे। ठीक है, या लोकल लैंग्वेज में खटका बोलते थे। ठीक, इसके बाद जो वर्ष 2023 की शुरुआत में जम्मू संभाग के राजौरी जिले की प्रसिद्ध वसोहली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग मिला था। तो 2 को ऑलरेडी मिला है और ये पश्मीना को भी जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आपका इंडिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। डेट दोनों की 5 है, मंथ डिफरेंट है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जो इस वर्ष का थीम है वो है हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। ठीक, इसके अलावा ये दिवस जो मनाने का जो उद्देश्य है वो है शिक्षकों को समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया हुआ था। ठीक है, तो वर्ष 1994 से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने स्टेप टू सक्सेस क्लासेस ने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है, उसकी एक डिटेल्ड सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्ड सीरीज स्टार्ट की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारे चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज हैं, मतलब पहले आपका संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, संविधान के जो रचना हुई उसके लिए जो समितियां बनी, किस तरह से समितियां बनी, कैसे उसका वाचन हुआ, फिर संविधान में प्रस्तावना क्या है, उसके जो भाग हैं, उसकी जो अनुसूचियां हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ये जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ये वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, इस तरह से हमने वीडियो डिजाइन किए हैं कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आ जाए। एटलीस्ट पेपर में आपके 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो उसी वीडियो से कवर हो जाए आपके, कि आपने अगर उससे मौलिक अधिकार देख लिया है तो 90 से 95% परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो उसी से आपके कवर हो जाए। ठीक है, कई बार डेटा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा डेटा को रीफ्रेम करके क्वेश्चन फ्रेम करता है, समझने में गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो वैसे 5% का एरर छोड़ा हुआ है, बट मैक्सिमम कोशिश है कि आपका उससे क्वेश्चन आ जाए। तो आप वो वीडियोस भी वहां पर देख लीजिए। आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियोस को हमने कंपाइल किया हुआ है। नेक्स्ट है संप्रीति 11 भारत और किस अन्य देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, बांग्लादेश और भारत मिलकर संप्रीति सैन्य अभ्यास करते हैं। इस बार अभ्यास का आयोजन 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में 14 दिन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है उसकी डिटेल लिखी हुई है। ये भारत बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब हर साल ये होता है और बारी बारी से दोनों देशों द्वारा किया जाता है। मतलब 2023 में भारत कर रहा है तो अब 2024 में बांग्लादेश में होगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में
असम के जोरहाट में हुई थी। और ये जो है अभ्यास का 11वां संस्करण, मतलब 10 इसके पहले हो चुके हैं। ठीक है, कोविड के टाइम पे कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो थी वो नहीं थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 2019 में 2009 में यदि स्टार्ट हुआ है तो अभी केवल 11वां कैसे हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत की पारुल चौधरी ने निम्न में कौन सा पदक जीता हुआ है। ये चीन में जो है वो एशियन गेम्स चल रहे हैं और कंट्रोवर्सी भी हो रही है। इंडियन जो एथलीट्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इनके साथ वहां पर फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जानबूझ के उनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो नो डाउट वो एक गवर्नमेंट उसके साथ डील करेगी और शायद सरकार ने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। जो बोर्ड है गेम्स का इंडिया में, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उन्होंने बोला है कि इसकी हम जांच कराएंगे। तो वो अभी विषय नहीं है हमारा। हमारा है कि पारुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई पदक नहीं जीता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है और इन्होंने जापान की रिरिका हिरोन काबी को हराकर ये पदक जीता हुआ है। ठीक है, ये इनका दूसरा पदक है। इससे पहले एशियाई खेलों में जो ये महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज, जिसको बाधा दौड़ भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। ये स्टीपल चेज में आपको एक मतलब थोड़ा सा हास्यास्पद है, किसी ने अगर मूवी देखी हो पान सिंह तोमर, ठीक है, तो उस पान सिंह तोमर में वो जो डकैत बना हुआ है, तो वो पहले गेम्स में था और वो इसी स्टीपल चेज में था। तो एक उसका पुलिस वाले के साथ संवाद है, उसमें वो पुलिस वाला पूछता है कि स्टीपल चेज, तो वहां से ये वर्ड जो है वो काफी चर्चा में रहा था। वहां कई लोगों ने, आप लोगों में से सुना भी होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोहम्मद अफसल पुलिक कलात जो हैं, ये इन्होंने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। विथ्या रामराज हैं, इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। बाकी ये विथ्या रामराज हैं, इन्होंने 55.52 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पीटी उषा जी हैं, ठीक है, जो पीटी उषा जी हैं, इनके 400 मीटर बाधा दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है, जो 1984 में बनाया गया था। 1984 में पीटी उषा जी ने ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसी रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की है विद्या रामराज ने। नेक्स्ट है भौतिकी के लिए वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में निम्न में कौन शामिल नहीं है। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एन व्हीलर, एंटोन जेलिंगर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एंटोन जेलिंगर जो है, ये इस वर्ष की नोबेल पुरस्कार की, जो फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता 3 वैज्ञानिक हैं, उनमें शामिल नहीं है। ये जो 2022 में नोबेल प्राइज दिए हुए थे, ठीक है, वर्ष 2022 में, उस टीम के ये हिस्सा थे। 2023 में नोबेल मिला है पियरे एगोस्टिन, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलियर। ठीक, इनको ये पुरस्कार मिला है, ये पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रायोगिक विधियों के लिए इनको ये नैनो जो पुरस्कार है मिला हुआ है। इनके प्रयोगों के लिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को प्रकाश की अल्ट्रा शॉर्ट पल्स उत्पन्न करने की अनुमति दी है, जिसके साथ भी अंततः इलेक्ट्रॉनों की सुपरफास्ट दुनिया में सीधे देख सकते हैं। ठीक है, ये इनका जो है विषय था, जो इनके शोध का विषय था। ठीक, ये डिटेल लिखी है। बाकी ये फेरेंक क्रॉस जो है, ये जर्मनी के भौतिक विज्ञानी हैं। एनी एन व्हीलर स्वीडन से संबंधित हैं और पियरे एगस्टिनी अमेरिका से संबंधित हैं। तो ये इनके देश हो गए। कई बार देश भी पूछ लिया जाता है, हमने इसमें लिख लिया है। रसायन वाले में हम नहीं लिख पाए हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप उनको खुद से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है 44वां, 47वां, 50वां और 55वां। अच्छा, आंसर बताने से पहले मैं आपको और बता दूं कि अभी यूपी ट्रिपल एससी की 3 परीक्षाएं आने वाली हैं। यूपी ट्रिपल एससी की 3 परीक्षाएं आने वाली हैं। एक परीक्षा आने वाली है वीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर की, दूसरी परीक्षा आने वाली है जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक की, और तीसरी परीक्षा जो आने वाली है वो आने वाली है आपकी पैट 2023 की परीक्षा। ठीक है, ये 3 परीक्षाएं जो हैं आने वाली हैं। इन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो जीके है, ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इन स्पेशल क्वेश्चंस की भी हमने वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 3 जो है पार्ट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। चौथा पार्ट जो है वो आज रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से कंपाइल किए हुए हैं कि आपका यूपी स्पेशल को वो कंप्लीटली पूरा करता रहे। तो अगर आप लोग इन परीक्षाओं में अपियर हो रहे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आप इनसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, उसमें इस तरह से डिजाइन किया है कि हर एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को उसमें कवर किया जाए और जहां जरूरत है वहां डिटेल उसकी दी हुई है साथ में क्वेश्चंस के फॉर्म में। इसके अलावा इसी में जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसकी वीडियो सीरीज भी जारी की हुई है, जिसके भी वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, आप आंसर बताएंगे भारत का कौन सा स्थान रहा है इंटरनेट टेस्टिंग में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का 47वां स्थान रहा है। ये जो इंडेक्स है या सूचकांक है, ये सिएटल है, अमेरिका में एक जगह है सिएटल, वहां पर एक कंपनी है ओकला। ठीक है, ओकला ने ये जारी किया हुआ है, और ये ओकला कंपनी जो है ये फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क परीक्षण एप्लीकेशन डेटा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। मतलब इस फील्ड में ये कंपनी जो है एक्सपर्टीज रखती है, और इसी कंपनी ने ये स्पीड टेस्ट जो है ओकला का, ये ग्लोबल इंडेक्स दुनिया भर से मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड को रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, भारत में जो हुआ है कि 5G जब से आया है उसके बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस 3.5 गुना बढ़ गई है, तथा मोबाइल स्पीड के मामले में भारत ने यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये भारत की क्या है, शक्ति को या भारत की जो है सामर्थ्य को कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता है कि भारत जो है वो विकसित देशों को भी क्या कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू पीछे छोड़ता जा रहा है। भारत की जो औसत डाउनलोडिंग स्पीड है सितंबर 2022 में ये 13.87 एमबीपीएस थी, इसको मेगाबाइट पर सेकंड बोलते हैं। अगस्त 2023 में ये स्पीड बढ़ के 50.21 मेगाबाइट पर सेकंड हो गई है, लगभग 3 से 3.5 4 गुनी तक लगभग ये पहुंच गई है। और औसत गति मामले में गुजरात में ये स्पीड जो है वो 512 एमबीपीएस तक पहुंच गई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो है वेस्ट में ये 19.23 एमबीपीएस तक पहुंच गई है। ठीक, जबकि इस इंडेक्स में टॉप किया है वो यूएई ने किया है, वहां पर इसकी स्पीड जो है वो 210 एमबीपीएस है। तो आप देखिए कि यूएई की इस औसत स्पीड से भी कहीं ज्यादा गुजरात की स्पीड है, लगभग 2 गुने से ज्यादा भी है। ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया में बहुत बड़ी जनसंख्या है, यूजर्स बहुत हैं, तो इतने लोगों को एक साथ केटर करना थोड़ा सा जो है वो अधिक प्रयास जिसके लिए जरूरत होती है। स्टिल जो है अगर इतना स्पीड इंडिया दे पा रहा है तो नो डाउट इंडिया का परफॉर्मेंस इस फील्ड में बहुत अच्छा है। ठीक, इसके अलावा कतर और कुवैत जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? 6.6%, 6.5%, 6.3% और 7%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये इन्होंने 6.3% जो है बरकरार रखी है। इंडिया की रिपोर्ट पहले भी इन्होंने बताया हुआ था, अभी भी 6.3 रखी है। पहले 6.6 थी, पिछले वाले क्वार्टर में इन्होंने घटा दिया था, और अभी इन्होंने इसको बरकरार रखा है। इनकी रिपोर्ट में कुछ आया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी भारत की उल्लेखनीय दृढ़ता पर इन्होंने प्रकाश डाला है, जो कई स्तंभों पर आधारित है, जिसमें मजबूत घरेलू मांग, पर्याप्त सुविधाजनक बुनियादी ढांचा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र शामिल है। तो समहाउ वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जो है इकोनॉमिक सेक्टर को, क्या है, इकोनॉमी को इन्होंने प्रेस किया हुआ है कि अभी पर्याप्त घरेलू मांग भी हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया को आगे अभी वरीड होने की जरूरत नहीं है, इंडिया जो है वो इसी तरह से ग्रो करता रहेगा। इसी की बात इन्होंने समहाउ की हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डॉक्टर वी आर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण वॉशिंगटन डीसी यूएसए में किया जाएगा। इस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ जस्टिस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू है इसको स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी के नाम से जाना जाएगा। और इसका अनावरण जो है वो 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के एकोकेक शहर में होगा। ठीक है, ये मैरीलैंड जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ये मूर्ति जो है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का हिस्सा होगी, और इस मूर्ति का जो निर्माण किया है उनका नाम है राम सुतार जी। ठीक है, ये राम सुतार जी मशहूर कलाकार और मूर्तिकार हैं। इन्होंने ही जो गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा का भी इन्होंने निर्माण किया हुआ है। ठीक है, ये अहमदाबाद, एक बार मुझे कंफ्यूजन है,
आप देख लीजिएगा इसको। जहां तक मुझे पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी ही इन्होंने राम सुतार जी ने बनाई हुई है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। 4 से 6 अक्टूबर का करंट यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। जल्दी आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के कंटेंट्स के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा लगा, अगर कोई क्लैरिटी का इशू है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कुछ ऐसी चीज है जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो वैसी चीजें यहाँ पे मैं प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उन चीजों में क्या किया जा सके, उन चीजों में करेक्टिव मेजर्स जो है वो लिए जा सकें। तो आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।